हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में देखेंगे। तो ये जो है क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ये 9 चैप्टर्स जो थे उसमें हमने देखी है। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारी कंट्री में आए, कैसे हम हमारी कंट्री में ट्रेडिंग पर्पज से आए थे लेकिन यहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया, कैसे उन्होंने जो लोगों की लाइफ है उसको इफेक्ट किया। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जो है लोग जानते गए कि नहीं भाई, ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो अब कुछ ना कुछ लड़ाई लड़नी ही है। तो आखिरकार जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारे लोग जो है वो अहिंसक तरीके से लड़ना चाहते थे और महात्मा गांधी जो है हिंसा के विरोध में थे। तो उनका जो जरिया था, उनका जो तरीका था, उसे अपनाते हुए धीरे 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 ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि भाई अब इंडिया में रुकने का कोई मतलब नहीं है। उनको जो ब्रिटिशर्स जो है उनको इंडिया को, इंडियंस को सौंप देना चाहिए। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस की स्टोरी हमने पूरी देखी इससे प्रीवियस चैप्टर में। और हमने ये भी देखा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडियंस के साथ भिड़ गए। तो इंडियंस जो है, इंडिया एक ही जाति धर्म के लोग की कंट्री नहीं है। इंडिया में हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में मतभेद होने के कारण हमारा जो कंट्री है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। तो एक भाग पाकिस्तान बना, एक भाग जो है इंडिया बना। तो अब जो इंडिया है, ठीक है, जो पाकिस्तान से अलग हो चुका है, उसका क्या हाल था इंडिपेंडेंस के बाद में, उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत थी इंडिपेंडेंस के बारे में, स्वतंत्रता मिलने के बाद में। और ठीक है, क्या क्या चेंजेस जो आए वो हमको सारा इस चैप्टर में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन के बारे में हमको देखना है कि नया जो नेशन बना है, एक डिवाइडेड नेशन बना है जिसका डिवीजन हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के तौर पर, उसके बारे में। तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, इट फर्स्ट सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली अगस्त 1947 में, तो सबको पता है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे इंडिया के पास में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान। अब देखिए, जो जितने चैलेंजेस है हमको उसको देखना है। तो सबसे पहला जो चैलेंज था कि पार्टीशन हुआ था, अलग हुआ था इंडिया और पाकिस्तान। तो इससे क्या हुआ, 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो है हमारे कंट्री में आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। दिस पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। और ये जो लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं था, तो इनको घर की भी जरूरत थी और काम की भी जरूरत थी। देन देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम, ईच रूल्ड बाय महाराजा और अ नवाब, each of whom had to be persuaded to join the new nation। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स, वो जो राज्य जहां पर राजा महाराजाओं का अभी भी वहां पे राज्य चल रहा था। तो इसमें जो है 500 ऐसे जो स्टेट्स थे जहाँ पे राजा महाराजा या नवाब का राज्य चलता था, और 500, है ना, 500, ऑलमोस्ट 500 जो प्रिंसली स्टेट्स के जो महाराजा या नवाब है उनको समझाना था, उनको परसुएट करना था कि वो जो नया नेशन बन रहा है उसको ज्वाइन करें। द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। और ये जो प्रॉब्लम था, ठीक है, रेफ्यूजी और प्रिंसली स्टेट्स का, इसको तुरंत इसका निपटारा करने की जरूरत थी, तुरंत इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत थी। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectation of its population। तो अब जो है मतलब एक लॉन्गर टर्म के लिए हमको पूरा फ्यूचर का सोचते हुए एक नया नेशन का गठन करना है, ठीक है, जिसका एक नया, एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जो लोगों का, ठीक है, जो लोगों की इच्छाएं हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो चाहते हैं गवर्नमेंट से, उस वो जो पूरी जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, उसको वो बेस्ट तरीके से सर्व करे। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, ठीक है, ये पिक्चर है महात्मा गांधी एशेस बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद फरवरी 1948। तो महात्मा गांधी जो थे उसके उनके तुरंत बाद, जो आजादी के 6 महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। अब उनकी हत्या के बाद उनके जो अस्थियां हैं उनको
क्या है, पानी में बहाया जा रहा है इलाहाबाद में। फरवरी 1948 की ये बात है। तो लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वॉज इन मॉर्निंग। तो 6 महीने भी नहीं हुए थे इंडिया को आज़ाद हुए, उसकी खुशी में नहीं अच्छे से मना नहीं पाए थे इंडियंस कि क्या हो गया, नेशन एकदम शोक में चला गया। ऑन 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी वॉज assassinated by a fanatic Nathuram Godse because he disagreed with Gandhiji's conviction that Hindus and Muslims should live together in harmony। तो अब महात्मा गांधी को क्या है, हत्या कर दी एक रूढ़िवादी ने, जिसका जो अपनी विचारधारा को ही सही मानता था, उसको फेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, फेनेटिक एकदम कट्टरपंथी जो लोग रहते हैं उनको फेनेटिक कहा जाता है। तो कौन था ये, नथुराम गोडसे था। क्यों क्यों उसने हत्या कर दी, क्योंकि वो गांधी जी के जो विचार थे, कन्विक्शन थी, उनकी जो सोच थी कि हिंदू और मुस्लिम को हमारी कंट्री में एक साथ रहना चाहिए, एकदम हार्मनी के साथ, एकदम शांति के साथ, वो इस चीज को नहीं मानता था। दैट इवनिंग अ स्टन्ड नेशन हर्ड जवाहरलाल नेहरू's मूविंग स्टेटमेंट्स ऑल इंडिया रेडियो। तो उस इवनिंग है ना, उस शाम को एक जो मतलब पूरा आश्चर्यचकित हो गया था नेशन, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का एक मतलब दुख भरा स्टेटमेंट, मूविंग स्टेटमेंट मतलब दुख भरा स्टेटमेंट सुना। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में। तो क्या बोला उन्होंने, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, अवर बिलव्ड लीडर द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। तो वो सारे मतलब बोलते हैं कि सारे मेरे जो दोस्त हैं और मेरे जो सहयोगी हैं, है ना, कॉमरेड्स मतलब जो सहयोगी होते हैं, जो साथ में हमारे काम करते हैं, उनको कॉमरेड्स कहा जाता है। तो बोलते हैं हमारे जीवन से जो है अंधेरा, मतलब हमारे जीवन में एकदम अंधकार आ चुका है, हमारे जीवन में जो रोशनी थी, रोशनी की जो किरण थी महात्मा गांधी के रूप में, वो अब जा चुकी है। और हमारे जो बिलव्ड लीडर, मतलब हमारे जो एकदम पसंदीदा लीडर जो हैं, हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, तो फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इससे पहले हमने देखा था कि महात्मा गांधी को एकदम भगवान के रूप में माना जाता था, तो इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी से मतलब एकदम रोशनी चली जा चुकी है। तो आगे देखते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। तो इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में बहुत ही बड़ी थी। कितनी थी, 345 मिलियन थी। इट वाज आल्सो डिवाइडेड, देयर वाज डिवीजन बिटवीन हाई क्लास, लो कास्ट, बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियन हु प्रैक्टिस अदर फेथ। तो इंडिया जो है एक नेशन तो बन गया था, लेकिन वो क्या था, डिवाइडेड था। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि इंडिया में हाई कास्ट और लो कास्ट बहुत पहले से प्रचलन में चला आ रहा था, और जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के भी लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, और अलग अलग फेथ मानने वाले, अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले भी लोग थे। तो सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, वोर मेनी काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशन। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। तो जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, वो क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अलग तरीके के फूड खाते हैं, और अलग अलग उनकी प्रोफेशंस हैं, उनका जो व्यवसाय है वो अलग अलग है। तो कैसे इतने अलग अलग तरीके के लोग को कहा जा सकता है कि आप एक ही नेशन में एकजुट होकर रहे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में, ठीक है, जैसे कि हम लैंग्वेजेस की बात करें तो कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलने वाले लोग हैं, उड़िया बोलने वाले लोग हैं, मतलब गिनती नहीं है, तो मतलब 132 डायलेक्ट्स होते हैं हमारे कंट्री में। तो बहुत सारे इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गए, कपड़े भी हम अलग अलग पहनते हैं। अगर आप अभी अगर मॉडर्न एज में देखेंगे तो कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, हर कोई साड़ी पहन रहा है, हर कोई सूट पहन रहा है, और जींस टॉप भी मतलब प्रचलन में है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले जो वुमेन्स है वो साड़ी ही प्रिफर करती थी, और जो नॉर्थ इंडियन वाले जो लोग हैं वो सूट पहना करते थे। तो और फूड कल्चर भी बहुत अलग हुआ करता था। अगर साउथ में जाओगे तो इडली डोसा हो गया, नॉर्थ में जाओगे तो पराठे हो गए, सेंट्रल में देखेंगे तो राइस हो गया। तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज के लोग खाना भी खाते हैं। तो कैसे ये लोग एक साथ रहेंगे। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी है कि साथ में रहना है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपमेंट यहाँ कैसे हो, ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे विकास, हमारी कंट्री का विकास कैसे हो। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन विलेजेस।
फार्मर्स एंड पीसेंट्स डिपेंडेड ऑन मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। और इंडिपेंडेंस के समय में जो वास्ट वैरायटी, जो मेजॉरिटी है यहाँ के लोग जो है वो क्या थे, गांव में रहा करते थे। और फार्मर्स और पीसेंट्स जो हैं वो मानसून पे डिपेंड करते थे कि उनके मानसून होगा, अच्छी अगर बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी और उसके बाद वो अच्छे से रह पाएंगे। सो द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी, for if the crops failed, barbers, carpenter, weavers and other service group would not get paid for their services either। तो देखिए मानसून के ऊपर फार्मर्स और पीसेंट्स तो डिपेंडेंट है ही हैं, लेकिन नॉन फार्म जो सेक्टर है, नॉन फार्म जो खेती बाड़ी नहीं करते वो वाला जो सेक्टर जो है रूरल इकोनॉमी में, वो भी इन्हीं पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर फार्मर्स के पास पैसा नहीं आएगा, उपज नहीं होगी, तो बाकी लोग क्या खाएंगे, ठीक है। तो अगर क्रॉप्स फेल हो गए, अगर क्रॉप्स में अच्छी सी उपज नहीं हो गई, तो बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स और अदर सर्विस ग्रुप भी है, उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे उनके सर्विसेज के लिए। अगर लोग के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो आगे इन लोगों से काम कैसे कर पाएंगे। इन सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर। और सिटीज की अगर बात करें, जो फैक्ट्री में वर्क करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे मजदूर लोग हैं, वो एकदम भीड़ भाड़ वाले स्लम एरिया में रहते थे, जो झुग्गी बस्ती है वहां पे रहा करते थे। और बहुत ही छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे एकदम गंदगी में वहां पे रहा करते थे, और उनके पास एजुकेशन और हेल्थ केयर का कोई भी एक्सेस नहीं था उनको। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। अगर हमारी जो कंट्री है उसको गरीबी से उठाना है, ठीक है, गरीबी हमारी कंट्री में खत्म करनी है, तो इसके लिए पहला चीज क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी, उपज हमको बढ़ाने की जरूरत है, और यही इंडस्ट्रीज बनाने की जरूरत है जिससे लोगों को ज्यादा काम मिल सके। तो यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। तो यूनिटी जो एकता है और जो विकास है वो एक साथ साथ में चलना पड़ेगा, उन दोनों को एक साथ में लेके हमको चलना पड़ेगा। इफ द डिविजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वे आर नॉट हील्ड, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, हिंदूज विद मुस्लिम्स एंड सो ऑन। तो ये जो डिविजन है, डिफरेंट सेक्शन है ना, अलग अलग जो सेक्शंस है इंडिया के, उसमें जो डिविजन्स है उसको अगर नहीं सुधारा गया तो बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता था। इसका क्या परिणाम हो सकता था, है ना, जगह जगह दंगे फसाद हो सकते थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी। किनके बीच जो हाई कास्ट है वो हो सकता है लो कास्ट से लड़ाई करने लगे, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, और भी बहुत सारे जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है उसमें लड़ाई होने के चांसेस थे। एट द सेम टाइम इफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट did not reach broad masses of population, it could recreate fresh division, for example between rich and poor, between cities and countryside, between regions of India that were prosperous and regions that lagged behind। तो देखिए, और साथ ही साथ में अगर जो फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो अर्थव्यवस्था, जो विकास होगा, ठीक है, उसका जो फल है वो अगर सारे लोगों तक नहीं पहुंचा, तो इससे क्या है, फ्रेश डिविजन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से लोग डिवाइड होना चालू कर देंगे, नेशन जो है एकजुट नहीं रह पाएगा। जैसे कि अगर रिच और पुअर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक साथ नहीं हुआ, उनको उनका जो हिस्सा है वो एक साथ नहीं मिला, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है। और जो शहर और कंट्री साइड में रह रहे, कंट्री साइड मतलब विलेजेस में रह रहे हैं, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है। और ऐसे रीजन जो प्रॉस्परस हैं और ऐसे रीजन जो पिछड़े हैं, उनके बीच में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो वहां पे भी जो है कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। अब हमको देखना है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, एक जो बॉडी होती है जो ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सिविक्स में भी बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, तो सबको आपको पता ही होगा, क्लास 6 से जो है आप ये सब चीजें पढ़ते आए हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा, कब लिखा, कौन इसका चेयरमैन था, कौन से लोग इसमें शामिल थे और क्या क्या पॉइंट्स थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या क्या इसके फीचर्स होंगे, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future। तो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में, ठीक है, ये जो 3 साल का जो समय था, इसमें
300 इंडियंस जो हैं उन्होंने लगातार मीटिंग्स की कि कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होना चाहिए। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली बट द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो मीटिंग्स हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये न्यू दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे, ये जो 300 इंडियंस थे, ये सारे ऑल ओवर इंडिया से आया करते थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हुआ करते थे। दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और ये जो डिस्कशंस हुए, ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया जो कब इफेक्ट में आया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इज अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये सबसे मेन फीचर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का था क्या अडॉप्ट करने का, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं, क्या मतलब होता है इसका, 1 मैन 1 वोट। मतलब एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है द राइट टू वोट। ऑल इंडियंस अबाउट द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। तो इसमें क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में हर एक इंडियंस के पास राइट होगा जो कि 21 ईयर्स के अबाउ है, उनको अलाउ किया जाएगा वोट करने के लिए। स्टेट और नेशनल इलेक्शन हो गए उसमें। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बी अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर। तो ये एक रेवोल्यूशनरी, एकदम क्रांतिकारी स्टेप था। ठीक है, एकदम चेंजेस लाने वाला स्टेप था, जिसमें इंडियंस को ये अलाउ किया गया था कि वो अपना जो लीडर है, अपने जो नेता है, उसको खुद चुन सके। इन अदर कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स द राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। और जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे जो ये राइट्स है ये एक साथ नहीं दिए गए सारे इंडियंस, जैसे यहाँ पे सारे इंडियंस को राइट दे दिया गया अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज की, भाई आप वोट कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में बहुत पहले किया जा चुका था, लेकिन ये राइट्स जो है उनको एक साथ नहीं मिला था। तो ये आगे देखने से पहले यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूसिंग द रेजोल्यूशन दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, एक फ्रेम डिसीजन की हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो जिसमें जो लिखा हुआ है ये हमको अच्छे से निभाना है इन चीजों को। तो यहाँ पे आगे हम जो देख रहे थे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में जो राइट्स दिए गए थे स्टेजेस में दिए गए। तो पहले जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट। ठीक है, तो पहले जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी उनको वोट करने का अधिकार मिला। देन मैन हु वेयर एजुकेटेड वेयर आल्सो एडेड। फिर उसके बाद जो एजुकेटेड मैन है उनको राइट दिया गया कि आप भी वोट कर सकते हैं। फिर वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल। फिर जो वर्किंग क्लास सोसाइटी थी जिसमें मैन जो है उनको अधिकार दिया गया कि वो वोट कर सकते हैं, इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लड़ना पड़ा। फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वेयर ग्रांटेड वोट। और उसके बाद जो है बहुत मतलब कठोर स्ट्रगल करने के बाद, बिटर स्ट्रगल मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन है उनको भी अधिकार के दिया गया कि वो वोट कर सके। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया chose to grant this right to all its citizen regardless of gender, class और education। और इसके विपरीत है ना, ऑन द अदर हैंड मतलब इसके विपरीत जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया ने क्या चूज किया कि ये जो राइट है वोट करने का वो अपने सारे सिटीजन को देंगे, जिसमें कि कोई भी कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर एजुकेशन के बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जेंडर मतलब सारे मेल और फीमेल यहाँ पे वोट कर सकते हैं, सारे जो अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच, पुअर, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, सारे लोगों का राइट रहेगा वो यहाँ पे वोट कर सके। और सेकेंड फीचर, तो सेकेंड फीचर क्या था, सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट दैट इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स। तो सेकेंड फीचर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे जो सिटीजन्स है वो क्या है, इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन एफिलिएशन।
तो बिल्कुल मतलब कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच में नहीं, और कोई जो भी रिलीजियस उनकी जो रिलीजन से जुड़े हुए हैं उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग क्या है, इक्वल हैं। देयर वे सम इंडियंस हु विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन टू बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियाल्स एंड दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज अ हिंदू स्टेट। और यहाँ पे कुछ इंडियंस जो थे वो यही चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है नया नेशन का, जो नया इंडिया बन रहा है, वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, हिंदू के जो आइडियल्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस में होना चाहिए। हिंदू धर्म जैसा होता है, हिंदुत्व जो जैसा होता है, हिंदू लोग जैसा मानते हैं वैसा होना चाहिए। और इंडिया को क्या है, एक हिंदू स्टेट बन जाना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बना, वैसे ही इंडिया को हिंदू स्टेट बन जाना चाहिए। दे पॉइंटेड द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी द मुस्लिम। कि जैसे कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान है, एक कंट्री बना एक्सप्लिसिटली, मतलब एकदम क्लियरली, एकदम पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए फर्दर जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी का, कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम्स के लिए। हाउएवर द इंडियन Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not be Hindu Pakistan। लेकिन जो उस समय जो इंडियन पाकिस्तान, हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उनका क्या ओपिनियन था, उनका क्या सुझाव था कि इंडिया बिल्कुल भी हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। मतलब जैसे कि पाकिस्तान अपने राज्य में क्या उन्होंने एक मुस्लिम स्टेट बनाया, वैसा ही बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा, वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। बिसाइड मुस्लिम्स इंडिया हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियन एज वेल एज मेनी पारसीज एंड जैनीज। तो हिंदू के अलावा भी यहाँ इंडिया में बहुत सारे अलग कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं। मुस्लिम्स तो है ही हैं, सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, जैनीज भी हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो यहाँ पे नहीं बनने वाला। Under the new constitution, they would have the same rights as Hindu, the same opportunity when it came to seeking jobs in government or the private sector, and same rights before the law। तो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके अंतर्गत सारे जो लोग हैं, सारे जो अदर धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनको सेम राइट्स मिलेंगे जैसे हिंदूज को मिली है, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, और सारे जो राइट्स हैं, जो भी लॉ के सामने जो राइट्स है उनको सेम टू सेम मिलेंगे। द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियन। और थर्ड फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, उन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए, ठीक है, स्पेशल अधिकार दिए जो गरीब लोग हैं और जो डिसएडवांटेज, मतलब जिनका हमेशा से शोषण होता आया, उन इंडियंस को। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी described as sir and a bolt on the fair name of India was abolished। जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो भावना थी, जिसे एक मतलब सर एंड बोल्ट मतलब स्लर एंड बोल्ट मतलब कलंक, ठीक है, जो इंडिया का अच्छा नाम है उसके ऊपर जो कलंक था अनटचेबिलिटी का, उसको क्या है, खारिज कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया है। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली हायर कास्ट वेयर थ्रोन ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। तो हिंदू टेम्पल जो है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए खुले रहते थे, अब उनको क्या है, जो अनटचेबल्स है, जिन्हें पहले अनटचेबल कहा, फॉर्मर अनटचेबल मतलब पहले जो अनटचेबल्स कहा जाता था, उनके लिए भी ओपन हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मर वर्ग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अनटचेबिलिटी उसे क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as government job to be reserved for member of low caste। तो अब जो है बहुत ही बड़े मतलब लंबे विवाद के साथ जो Constituent Assembly है उसने क्या रिकमेंड किया कि कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेचर में एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स में उसको रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, जो लोअर कास्ट पीपल है उनके लिए भी, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। It had been argued by some that untouchables, as they were now known, Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने तर्क दिया कि जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, अनटचेबल पहले कहा जाता था और अब उन्हें क्या कहा जा रहा है, हरिजन कहा जा रहा है, ठीक है। अनटचेबल्स जो उनको पहले अनटचेबल लो कास्ट का कहा जाता था, उनको अब क्या कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के गठन के बाद हरिजन। ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास
ये उतने एजुकेटेड नहीं है, उनके पास इतनी ग्रेडिंग्स नहीं है, उनको पहले जो है एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, इसलिए क्या है उनको कुछ छूट दी जाए, ठीक है, कुछ छूट दी जाए जो प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें। तो ये जो प्रोसेस है ये आज भी चालू है, आज भी जो है लोअर कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, उनको ये जो प्रेस्टिजियस ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें उनको छूट दी जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि उस समय जो छूट दी जा रही थी और अभी जो छूट दी जा रही है इसमें क्या ये सही है, क्या ये डिफरेंसेस सही है, अभी भी क्या है लोग का ये जो प्रोसेस चला आ रहा है क्या ये सही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for Harijans being unlived today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said. तो यहाँ पे एक जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के H.J. खांडेकर, ठीक है, इन्होंने क्या तर्क दिया कि जो अपर कास्ट है वो लोग ही रेस्पॉन्सिबल थे, ये जो हरिजन्स हैं जिनको अनफिट बोला गया, ठीक है, अनफिट है टुडे, मतलब उनको बिल्कुल भी वो एजुकेटेड नहीं है, उनको अच्छे से मतलब नॉलेज नहीं है, इसके लिए जो है अपर कास्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने एड्रेस करते हुए जो उनके जो प्रिविलेज कलीग्स थे, जो हाई कास्ट वाले जो कलीग्स थे, उनको बोला कि वी वेर सप्रेस्ड फॉर 1000 of years, you engage us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that never our minds, nor our bodies, not even heart work, nor we are able to march forward. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें हमेशा से दबा के thousands of years हो गए, हमें क्या है सप्रेस करके रखा गया, दबा के रखा गया, और आपने हमको एंगेज किया कि हम, ठीक है, सर्विस करे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो और हमें एकदम मतलब एक गुलाम की तरह रखा गया, जिससे कि ना ही हमारा दिमाग कहीं काम कर पाया, ना हमारे शरीर काम कर पाए, नॉट इवन जो हमारा जो धड़कन है हमारी वो भी हमारे तरीके से नहीं चल पाती और हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो along with the former untouchables, the Adivasis और scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. तो जो untouchables है उनके साथ साथ जो आदिवासी और scheduled tribes, जिन्हें scheduled tribes कहा जा रहा है, जो जंगलों में रहते थे, उनको भी कुछ रिजर्वेशन दी सीट्स और जॉब्स में। Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. तो जैसे कि scheduled caste के जो लोग हैं वैसे ही ये लोग भी क्या है, जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हमेशा वंचित रहे, डिप्राइव मतलब वंचित रहे, और इनको भी हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो ट्राइबल्स जो है उनको वंचित किससे रखा गया था, जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है और एजुकेशन से। व्हाइल देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट हैव बीन टेकन अवे बाय मोर पावरफुल आउटसाइडर्स। तो उनके जो लैंड्स और फॉरेस्ट थे उनको भी छीन लिया गया था जो पावरफुल आउटसाइडर्स थे उनके द्वारा। द न्यू प्रिविलेज ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वे मेंट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस। तो जो ये नए विशेष अधिकार उन्हें दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो इनको रिजर्वेशन दिया गया, वो इसलिए दिया गया ताकि वो इन चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट कर सके। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात लिखी गई है, उसको हमको देख लेते हैं। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटीज एंड राइट्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी और राइट हमको देना चाहिए उनको, उसके बारे में ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जो है उस समय के। तो नेहरू रोट इन अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो नेहरू ने लेटर लिखा जो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे स्टेट्स के उनको। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी who are so large in numbers that they cannot even if want go elsewhere। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी के जो लोग हैं यहाँ पे इतने सारे हैं कि वो और कहीं जाकर नहीं रह सकते। that is the basic fact about which there can be no argument। तो ये एक बेसिक फैक्ट है जिसके लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। when the provocation from Pakistan and whatever the indignities and honors inflicted on non-Muslim there, we had to got to deal with this minority in a civilized manner। तो वो बताते हैं कि मतलब कोई भी मतलब वहां पे जो पाकिस्तान में कुछ भी भड़कावा वाला बात हो रहा है, जो भी वहां पे प्रोवोकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो पाकिस्तान जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके साथ जो इंडिग्निटी वाली जो फीलिंग उनको दी जा रही है, ठीक है, इंडिग्निटी मतलब उनका जो वहां पे बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब उनको वहां पे जो बेइज्जती सहनी पड़ रही है उससे हमको सीखना चाहिए। और यहाँ जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनके साथ जो है सिविलाइज्ड मैनर से
सिविलाइज मैनर में उनके लिए हमको वर्क करना चाहिए। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। इसलिए हमको उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए और राइट्स देनी चाहिए जो भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री में, जैसे इंडियंस को मिला है वैसे मुस्लिम्स को भी मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंड मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब नया जो चैलेंज क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने बहुत दिन तक डिस्कस किया कि जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होनी चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए। क्योंकि मतलब अगर हमको पूरा नेशन को चलाना है तो क्या सिर्फ सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो दिल्ली से वर्क करेगी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए पूरे नेशन के, या तो फिर स्टेट्स को पावर दी जाए कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले। तो क्या होता है आगे देखते हैं। सब मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। कुछ लोगों को क्या लगा कि सेंटर का जो इंटरेस्ट है, मतलब पूरा जो पावर सेंटर को देना चाहिए वो सही रहेगा। ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट वाज आर्ग्यूड, वुड बी इन अ पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री एज अ होल। तो यहाँ पे कुछ लोगों का यह तर्क था कि अगर हमको पूरा नेशन को चलाना है तो जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए जो कि सोचे और प्लान करे कि पूरी कंट्री को कैसे चलाना है। अदर्स मेंबर फेल्ट दैट द प्रोविंस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। और कुछ लोगों को ये लगा कि जो प्रोविंसेस है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनको ज्यादा पावर देना चाहिए और उनको फ्रीडम दे देना चाहिए कि वो अपना स्टेट अपने तरीके से चलाए। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब वही होता है कि वो अपना स्टेट जो है अपने तरीके से चलाए। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली एंड इट इज नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और एक जो मेंबर थी जो मैसूर से आए थे, दिल्ली और मैसूर की दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा, तो उनको क्या डर था कि जो प्रेजेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी सेंटर्ड में रहेगी इन दिल्ली में, वो मतलब सारे लोगों के साथ एक तरीके से काम नहीं कर पाएगी पूरी कंट्री में। तो a member from Madras insisted the initial responsibility for the well-being of the people of the province should rest with the provincial government। और एक मेंबर और थे मद्रास के, उन्होंने भी यही कहा कि जो इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए तो वो प्रोविंस जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको दे देनी चाहिए, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको दे देनी चाहिए कि लोगों के जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो उनको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance this competing claims by providing 3 lists of subjects। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने क्या बोला कि ये जो कंपिटिटिंग क्लेम्स हैं, है ना, कि भाई सेंटर में होना चाहिए कि सेंटर में होना चाहिए कि स्टेट में होना चाहिए, जो पावर्स हैं उन्होंने 3 लिस्ट निकाले सब्जेक्ट्स के, मतलब अलग अलग कैटेगरी के। तो एक यूनियन लिस्ट निकाला गया विद द सब्जेक्ट सच एज टैक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो ये जो टैक्सेस है, ये डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स जो है यूनियन लिस्ट में आएंगे, मतलब इनका पूरा पावर जो है वो सेंट्रल के पास रहेगा। विच विल बी एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। मतलब ये जो 3 जो कैटेगरी है, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेंटर की रहेगी। अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, और एक स्टेट लिस्ट बनाया सब्जेक्ट्स का, मतलब कौन सी कैटेगरी स्टेट के पास रहेगी, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, विच विल बी टेक केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय स्टेट्स। ठीक है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ हो गया, ये है ना, सच एस, मतलब इसमें और भी लिस्ट हैं। तो एजुकेशन, ये सारी चीजें हम सिविक्स में पढ़ चुके हैं भाई। तो ये जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट लिस्ट की। और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाया जिसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे कि फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर हो गया, जो सेंटर और स्टेट दोनों की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी से चलेगा। तो यहाँ पे 3 लिस्ट हो गई। यूनियन लिस्ट हो गया जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट लिस्ट हो गया जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉन्करेंट लिस्ट जो स्टेट और सेंटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। अब अलग ये सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद एक और प्रॉब्लम हो गई, वो क्या थी, लैंग्वेज की। ठीक है, तो कौन से लैंग्वेज में जो है हमारी कंट्री को के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो होंगे। तो मेंबर्स बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद ब्रिटिश रूलर्स। तो मेंबर्स को ये लगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ब्रिटिशर्स के साथ आए थे और ब्रिटिशर्स जो है कंट्री को छोड़ चुके हैं, तो इंडिया को इंग्लिश लैंग्वेज को भी छोड़ देना चाहिए। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन ए बाय हिंदी। तो इसका जो प्लेस है वो किसके द्वारा लेनी चाहिए, हिंदी। अब हिंदी लैंग्वेज में सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं और जो भी जो सरकारी काम है वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वेयर इन ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। और जो लोग जो है हिंदी नहीं बोलते थे, वो उनका जो ओपिनियन था, उनका जो सुझाव था वो अलग था।
Speaking in the assembly, T.T. Krishnamachari conveyed a warning on the behalf of the people of South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. तो यहाँ पे जो साउथ के एक लीडर थे असेंबली में, उन्होंने क्या कहा, टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने क्या भाषण दिया, इन्होंने क्या बोला कि एक वार्निंग दी है ना पूरे साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनके बिहाफ में, कि अगर उनको हिंदी उनके ऊपर थोपा गया, इम्पोज मतलब थोपा गया, हिंदी उनको सीखने के लिए, बोलने के लिए या फिर उनको यूज करने के लिए बोला गया, तो वो साउथ को भी अलग कर देंगे इंडिया से. अ कॉम्प्रोमाइज वॉज फाइनली अराइव्ड एट, नेमली that while India would be official language of Hindi would be official language of India, English would be used in court services and the communication between one state and other. तो यहाँ पे हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो कोर्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए और कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में हुआ करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, बी आर अम्बेडकर बैठे हुए हैं. तो बी आर अम्बेडकर जो है 1981 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई. रेस्पेक्टिवली रिफर्ड टू एस बाबा साहेब, बिलोंग टू अ मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली. तो इनको रेस्पेक्ट के साथ क्या कहा जाता था, बाबा साहेब कहा जाता था, और ये एक मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली को बिलोंग करते थे. ये एक लॉयर थे और एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इनको बेस्ट रिवर्ड लीडर मतलब बेस्ट नोन लीडर माना जाता है दलित का, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. तो मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे इंडियंस ने कंट्रीब्यूट किया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए, जो संविधान है उसको बनाने के लिए. बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय बी आर अम्बेडकर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज्ड. तो बहुत सारे इंडियंस ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, बी आर अम्बेडकर जी ने, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और जिनकी सुपरविजन में ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनलाइज हुए. इन हिज स्पीच, इट इज इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. तो जब उन्होंने फाइनल स्पीच दी, जब उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लाते समय उन्होंने जब फाइनल स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने क्या पॉइंट किया था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, जो राजनीतिक डेमोक्रेसी है, ठीक है. अब डेमोक्रेसी क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग अपना जो लीडर है खुद से चूज करते हैं, जहाँ लोगों के पास राइट होता है वोट करने के लिए. जो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के हमको रखना है. मतलब लोगों के पास ये चॉइस होना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को भी अपने तरीके से फ्रेम कर सके. गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज सच एज रिच एंड पुअर और बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट. विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वाज. तो उन्होंने बताया कि उसने मत करने का है ना, वोट करने का अधिकार देने से ये नहीं है कि हमारी कंट्री में जो इतनी इनइक्वालिटीज हैं, जो रिच और पुअर के बीच में, अपर और लोअर कास्ट के बीच में, वो हट जाएंगी. तो नए कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हुए उन्होंने कहा, गोइंग टू एंटर इनटू द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है एक ऐसे लाइफ में एंटर करने वाला है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मतलब बहुत सारे विरोध होने वाले हैं, प्रतिवाद होने वाला है. इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटीज. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में सारे लोगों को हम इक्वल मान के चल रहे हैं. पॉलिटिक्स में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें हम सारे लोगों को इक्वल मान के चल रहे हैं, लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें तो एक इनइक्वालिटी है. So in politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. तो बोल रहे हैं कि हमारे संविधान उसमें तो लिख लिए हम कि भाई एक व्यक्ति एक वोट, हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, लेकिन क्या ये मतलब हो पाएगा? लेकिन हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है इसमें ये चीज़ों को जाते जाते बहुत टाइम लगने वाला है, और हम इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी कि एक मैन एक वैल्यू, मतलब हर एक व्यक्ति की एक वैल्यू हो सकती है. ये हम
एक्सेप्ट इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब हमको नेक्स्ट देखना है हाउ वेयर स्टेट्स टू बी फॉर्म। तो स्टेट्स जो है उनको कैसे बनाना है, जो हमारे कंट्री है उसके स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के ग्रुप में होना चाहिए या रिच पुअर कैसे करके करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो है हमको देखना है कि प्लानिंग कैसे डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में जो लीडर्स थे उस समय उन्होंने प्लानिंग कैसे की, जो 5 years प्लान, पंचवर्षीय जो प्लान है उसका कैसे गठन किया उन्होंने, प्लानिंग कमीशन का कैसे गठन किया। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 60 years के बाद जो है हमारी कंट्री का क्या हाल था उसे भी हमको देखना है। और हम एक एल्सवेयर में श्रीलंका के बारे में भी देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।